हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अमजद यू मिर्ज़ा। जैसा कि आप जानते हैं हमारा लाइव जो है वो आज फिर हम आ गए हैं लाइव लेके, और बड़े महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आए हैं। कुछ टॉपिक्स जो है वो ऐसे हैं कि वो अभी अभी पता चला है, कुछ खबर आई है, उस पर भी बात करेंगे। एक मैंने अपील की है इंडियन गवर्नमेंट से, उस पर भी बात करेंगे। वो मेरी स्टेटमेंट आज इंडिया में छपी है, तकरीबन हर पेपर में छपी है, एएनआई ने भी लिफ्ट की है उसको, उस पर भी बात करेंगे। और इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का स्पाई नेटवर्क है, इस पर भी बात करेंगे। ये बात ज़हन में रखिए कि जब हम स्पाई नेटवर्क की बात करेंगे तो हम इसमें जो मॉस्क का रोल है, मदरसे का रोल है, स्लीपर सेल्स का रोल है, इसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि उसके बगैर जो है सिर्फ एक स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया है, ठीक है, वो तो पकड़ लिया है, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड है। सारा हमने काफ़ी दोस्तों को बुलाया हुआ है, मैसेजेस दिए हुए हैं। अगर उनके पास टाइम होगा तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो है वो जुड़ चुके हैं उमेश अग्रवाल जी, जो इंडिया क्रॉनिकल .in के नाम से वो चलाते हैं अपना ज़बरदस्त वेबसाइट। ये हमारे साथ जुड़ गए, आप देख सकते हैं इनको। गुड इवनिंग आशुतोष। जय सिया राम। जय सिया जय राम। श्री राम जी, कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं? बहुत मैं शुक्रिया, बढ़िया हूँ। मैं बढ़िया हूँ आपने सर जी। टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत और एक धन्यवाद है। और आपका भी धन्यवाद जो आपने भारत सरकार को ऑफर किया कि वो आप हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स के साथ जाके पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो जी आप जी विदेशों में बताएंगे, और पाकिस्तान के जो इरादे हैं कि जिस हिसाब से वो झूठ फैलाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है, जी उसमें बिल्कुल। आपकी भूमिका अहम है। इस तरह से मैं आपको एक तरह से वापस आपको नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारी स्टेटमेंट छापी है एएनआई ने, जैसा आप देख सकते हैं। ये ऊपर एएनआई का लोगो भी है, और इसमें ये छपा है कि पीओजे के एक्टिविस्ट अमजद यू मिर्ज़ा सीक्स टू जॉइन इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू ब्रीफ फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ये 20 मई की है, ये आज छपी है। अब इसमें मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इतना अहम डेलीगेशन, 59 लोगों के ऊपर ये डेलीगेशन कंसिस्ट करता है, और इस डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से अगर किसी को शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ इसकी जो शक्ति है, जो पावर है इसकी नैरेटिव की हमारे, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट ओह, अफेक्टेड हैं इससे, ठीक है ना। और यही मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे 200 बंदा भी भेज दे बाहर के मुल्कों में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके, तो उसका वेट एक तरफ, और एक पीओजेके का नागरिक जाके इन सारे लोगों से, गवर्नमेंट से मिलके बात करे, तो उसका वेट एक तरफ। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया की गवर्नमेंट के लोग जाके, पार्लियामेंटेरियंस या डिप्लोमेट जाके बात करते हैं, तो उसको इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, टिट फॉर टैट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि भाई पाकिस्तान भी अपने भेजेगा डेलीगेशन, तो वो भी सुन रहे हैं, ये भी वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो एक किस्म का मेरा जहां तक ख्याल है, वो नैरेटिव दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि वो कहता है ये तो है ही दुश्मन एक दूसरे के, इन्होंने तो बोलना ही एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन जब पीओजेके से मैं या जो भी है जाकर बात करेगा, तो हम तो अपनी दास्तान सुनाएंगे उनको कि हमारे साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है। हम जब उन्हें कहेंगे कि हम भारत का अटूट अंग है, हम भारत का हिस्सा हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो उसका कुछ और ही उसकी अहमियत हो जाती है, इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो इसलिए हमने पहले भी, जब बीजेपी सरकार ने इलेक्शन जीता था, तो हमने बीजेपी सरकार को ये कहा था कि हमें अपनी कैबिनेट में शामिल करें पीओजेके से, एक एडवाइजरी रोल के तौर पे, ताकि पीओजेके की रिप्रेजेंटेशन हो। फिर जम्मू कश्मीर में 24 सीटें, हमने ये भी कहा कि उन 24 सीटों में कुछ सीटें तो भरे। मतलब है कि एक जुबानी कलामी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी नहीं है। अब हालात उस तरफ चले गए जहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि पीओजेके के लोग भी अब भारत के
साथ खड़े होके इस नैरेटिव का मुकाबला करें। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप उमेश जी थोड़ी सी और जो है ना वो रोशनी डालें इसके ऊपर, इस मसले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर। देखिए सर, आपकी बात सही है और मेरा ये मानना है कि भारत को एक तरह से एक पीओजे की आवाज़ के रूप में आपको एक डेलीगेशन का भाग बना सकते हैं और एक बहुत ही इंटरनेशनल कवरेज भी मिलेगा। और वहाँ पे जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जुल्म-ओ-सितम ढा रही है और उधर जो डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत नीचे हैं पीओजे के, और मैंने तो सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेस है वो चाइना को दे दिया गया है और वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसकर जो बात हो रही है पाकिस्तान जो कर रहा है पीओजे के रजिस्टर्ड रेजिडेंट्स के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाएगा और एक तरह से आपको एक तरह से यू विल गेट द लेजिटिमेसी आल्सो। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये काम इमीडिएटली करना चाहिए और भारतीय सरकार आपने पेशकश कर दी है और भारतीय सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। जी, तो अभी थोड़ा-सा ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि ये क कितने डेलीगेशन हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा-सा दर्शकों को ये भी बता दें प्लीज़। देखिए, इसके अंदर 7 मेंबर्स की टीम बनी है जिसमें शशि थरूर और ओवैसी का होना बहुत एक तरह से चर्चा का विषय हो बन चुका है, क्योंकि शशि थरूर जो है वो एक कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट भी नहीं किया था कि आप इनको भेजिए, पर भारतीय सरकार ने इनको सेलेक्ट किया, इनको नॉमिनेट किया और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे जाके वो एक तरह से जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर किया है, उसको एक तरह से उसको एक्सपोज करेंगे। और एक देखिए कि अगर आप देखेंगे कि शशि थरूर जो कांग्रेस से आते हैं और वहाँ पे इम्पोर्टेंट टेरिटरी उनको दी गई है, तो एक तरह से उनको भी एक भारत एक मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में एक मतभेद नहीं है। देखिए, वो बात अलग है कि राहुल गांधी जो भारत की छवि धूमिल करते रहते हैं, उधर जाके जो शशि थरूर करेंगे उससे लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखिए, आज अमेरिका के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई सीरियसली नहीं देता और शशि थरूर के जाने के बाद उनको एक तरह से आपको मालूम है कि वो यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुके हैं, उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होता है उनको मालूम है। ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट, जो भारत का सरकार का स्टैंड है वो कम्युनिकेट कर पाएँगे। आप ये सोचिए कि ब्रिटेन ने उनको इनवाइट किया था उनकी पार्लियामेंट में डिबेट के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे जाके उन्हीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके उनको खरी-खोटी सुनाई और बताया कि ब्रिटेन ने 90 साल के अंदर यूनाइटेड इंडिया जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, उससे 45 ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने वेल्थ लूटा है, आप सोच लीजिए। और आज बताया जाता है कि वो 45 नहीं 57 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आप ये जो कितना पैसा आता है इसका ये बताता हूँ, होल वर्ल्ड का जीडीपी 110 ट्रिलियन डॉलर है। इन्होंने आधे से ज़्यादा वेल्थ लूटा है इंडिया का, जिसकी वैल्यू वर्ल्ड जीडीपी की 50% है। ये बात है। और सेकंड आपने देखा है कि ओवैसी ओवैसी साहब उसके अंदर उनको भी इनवाइट किया गया है और एक तरह से ये मेरा मानना है कि एक बहुत ही सरप्राइज चयन है, क्योंकि ओवैसी साहब अपने इन्फ्लेमेटरी भाषण के कारण जाने जाते हैं, पर इस बार उनको लगा है कि भारत के अंदर रहने में ही फायदा है। उन्होंने अपना जो कम्युनल स्टैंड है वो छोड़ा है और भारत के साथ वो खड़े हुए हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, जो इंटरनल डिफरेंसेस है वो बाद में देखा जाएगा, पर जब परेशानी आती है उस समय आप भारतीय भारतीय हो जाते हैं। ये एक अहम फैसला किया है मेरे हिसाब से। ये बहुत ज़बरदस्त फैसला हुआ है और क्या आप नहीं समझते कि इस फैसले के नतीजे में मुझे तो ये लगता है कि पैराडाइम शिफ्ट आएगा अब ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स में भी। देखिए, ओवैसी साहब का तो ऐसा है कि देखिए भारत के अंदर जो बताया जाता है कांग्रेस को 20 से 22% वोट शेयर मिलते हैं, उसमें 15 से 16 या 17% मुस्लिम्स के मिलते हैं। और ओवैसी साहब एक तरह से बहुत सालों से वो अपने आप को एक नेशनल लेवल लीडर मुस्लिम्स के लीडर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि कैसे, देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिनको मुस्लिम्स को समझ में आ गया है कि उनको सपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, ये मेरा मानना है कि भारत के अंदर एक तरह से ओवैसी साहब का
उदय होगा और वो एक तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे एज अ पैन इंडिया नेशनल लीडर। और अगर ओवैसी साहब का उदय होता है तो कांग्रेस की जो बोलते हैं कब्र बिल्कुल लगभग तय हो चुका है। उनको जो 99 सीट मिली है वो सीधे 9 सीट पे आ जाएगी अगर ओवैसी साहब का उदय हुआ तो। बिल्कुल सही है। वो 9 कितनी सीटों पे आ जाएंगे? कांग्रेस 9 सीट पे आ जाएगी अगर ओवैसी साहब का उदय हुआ तो, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिलता है मुस्लिम से। कांग्रेस का जो वोट शेयर है 22-23% का वोट शेयर है, उसके अंदर 16 to 17% मुस्लिम्स का आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं खुद बड़ा मतलब है प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। पहले तो अनाउंस हुआ शशि साहब का, और फिर कांग्रेस उनके पीछे पड़ गई, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई मैं ठीक है कांग्रेस का मेंबर हूँ, लेकिन ये पार्टी का मसला नहीं है, ये देश का मसला है, और मुझे पुकारा गया, मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा है आप आए और देश को रिप्रेजेंट करें, मेरी देश को मेरी इस वक्त ज़रूरत है। इसलिए जो है वो मैं इसमें जा रहा हूँ। और लोग कांग्रेस का जो एक होता है ना प्रोपेगेंडा सेल, वो उनके खिलाफ खूब दबा के प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन वो जा रहे हैं। और अवैसी साहब का फिर सुना तो मैं समझ गया। मैंने कहा अब जो है ये एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। और पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो है वो जो मुस्लिम हैं, और दूसरी पार्टियों के एंटी बीजेपी जो हिंदुत्व को डाइल्यूट करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, वो सब के सब जो है इकट्ठे हो गए हैं। तो हम क्यों बाहर रहे? हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों बाहर रहे? और मैं आपको देखिए ये भी बता दे। जी जी जी, देखिए बात अभी करें। ऐसा है कि ममता बनर्जी ने अपने एमपी को नहीं भेजे थे, यूसुफ पठान शायद सेलेक्ट हुए थे। तो हाँ कहीं ना हाँ, कहीं जो भारत के साथ नहीं रहेगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट इलेक्शन में उनका वजूद भी खत्म होने वाला है। ममता का। हाँ, हो सकता हम्म, है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि ईस्ट जो बंगाल है, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां से अब ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला बंगाल में होने जा रहा है। ये पाकिस्तान वाले और आईएसआई वाले बंगालियों को बंगालियों से मरवाना चाहते हैं। यार देखो, वो मौलाना अब्दुल कद्दूस फारूकी ने बयान दिया ना कि हम सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे। यानी आप सोचो जरा कि ये किस किस्म का इन लोगों का ज़हन है। भाई तुम सुसाइड बॉम्बर भेज रहे हो कहाँ? कहता है कलकत्ता। कलकत्ता में कौन है? बंगाली हैं, और ये बंगालियों को मारना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही जो है इस वक्त हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, कैसे करें कि हम भारत को पीओजेके की तरफ से भी जो है वो हम लोग उसको रिकग्नाइज करें उसको। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी दी गई है कि हम जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए जा रहा है डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर, उसमें शामिल होना चाहते हैं। हम भी जाना चाहते हैं, हम भी अपने देश के लिए वहाँ जाके जो है वो आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो बहरहाल अब ये है कि ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान तो बाज आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ये भी जारी रहेगा। यानी ये एक डेलीगेशन के भेजने से काम नहीं बनता, बल्कि ये बार बार यानी कंसिस्टेंट परसिस्टेंट होना पड़ेगा इस फील्ड फील्ड में। तो आपके जहन में, क्योंकि आप भारत का जो है वो इमेज बढ़ाने में और भारत के जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं अपने क्रॉनिकल के जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे इस कैंपेन को और ज्यादा जो है आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए? आपकी क्या इसमें है? देखिए एक जगह भारत पीछे है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर आपको मालूम होगा डीजीआईएसपीआर आप जो करता है, भारत अभी भी वो काम नहीं कर रहा है। और आपने ये देखा है कि डीजीआईएसपीआर वहाँ पे 1000 लोगों को हायर करता है
सबके बीच में कंपटीशन रखता है कि कौन फेक नैरेटिव ज्यादा फैला सकता है, इफेक्टिव किसका है। तो इनके बीच के अंदर ही अंदर कंपटीशन होते हैं, और जो ज्यादा करता है उसको इनाम दिया जाता है, उसको फौजी फाउंडेशन में उनको नौकरी भी दी जाती है। भारत सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, यहाँ पे हाँ, भी एक हमको नौकरी दो नहीं साला, हमको नौकरी छोकरी दो। हाँ, हम कौन सा छोकरी मांग रहे हैं, हम तो नौकरी मांग रहे हैं बाबू। हाँ, हाँ, हम कसम तो से। हम भारत के लिए काम करने हाँ, के लिए भी रेडी हैं। और हाँ, अगर हो सके भारत आप सरकार हैं, को मैं हूँ, गायत्री देवी है, गिरिधर मामदी जी हैं, कितने सारे हम लोग हैं जो बगैर सब, किसी लालच के काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, यस, है बहुत ना। लोग काम करने को तैयार है। आपने जो बताया गायत्री देवी जी हैं, जो अल्टरनेट मीडिया की है, अंबर बिल्कुल जैदी है, बिल्कुल। जो अंबर जैदी हाँ, ऑफिशियल चैनल अंबर चला, दादी। ओ और यस, विदाउट अ और डाउट। आपने गिरधर मामदी जी का नाम लिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, जो भारत सरकार के लिए काम कर ही रहे हैं। बट इनके बीच में नहीं, सिंक्रोनाइजेशन की हम देश जरूरत के है। लिए काम कर रहे हैं, हम सरकारों के लिए काम नहीं कर रहे। देखिए, हम सरकार के देश लिए के अगर लिए काम काम कर कर रहे रहे हैं, हैं। सरकार ही देश को चलाती है। तो मेरा ये मानना है कि आज मोदी सरकार देश को अच्छी तरह से चला रही है। इसके लिए लोग आगे बढ़ के काम भी कर रहे हैं। जैसे आप पीओजेके से हैं, तो आपने भी एक तरह से आप भी इंस्पायर होके आए। आप 10 साल पहले तो आए नहीं मनमोहन सिंह की सरकार में, तब तो आए नहीं आप मोदी जी के टाइम पे क्यों आए? तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी की अपील कितनी है, कि पैन नहीं, नेशनल कौन से अपील है। टाइम पे ये बात दोबारा करें, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप जो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब आपको इतनी तवज्जो भी नहीं देते थे वो लोग, वो तो पाकिस्तान से डरते थे। हाँ, वो नहीं देते थे। हाँ, वो नहीं हाँ, देते वो थे। मोदी जी के टाइम पे ही हुआ है। अभी ऐसी हालत है कि आज मोदी जी अगर पाकिस्तान में खड़े हो जाए, तो मेरे ख्याल से वहां से भी जीत जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी पाकिस्तान को डेवलप कर जाएगा। और हाँ, उधर पाकिस्तान को तबाह कर दिया है आसिम मुनीर ने, और ये शरीफ ने, ये भुट्टो ने, तीनों ने बिल्कुल। खराब करके खत्म कर दिया है। और पाकिस्तान के जो सबसे जो बेहतरीन नेता है, उनको उनको अंदर डाल दिया, इमरान खान को। और बाकी ये लोगों ने अपनी तरह से सत्ता पे ये अपने काबिज होते जा रहे हैं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब देखते हैं जी, हमने तो अपना काम जो था वो कर दिया है। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारी इस रिक्वेस्ट को कैसे लेती है। और आज मीटिंग भी हुई है एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री में, जहां इनको ब्रीफिंग दी गई है, जो जा रहे हैं डेलीगेशन, कि आपने क्या किन मुद्दों पर बात करनी है, क्या बात करनी है, वो सारा उनको आज ब्रीफिंग दी गई है। तो वो देखेंगे कि अब क्या होता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसमें लिखा है, ये किसी ने कमेंट किया, आज़ाद कश्मीर से पहले कंप्लीट पीओजे के इंडिया में ऐड करे ऑन ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा, पाकिस्तान से कैसे छीनेंगे? सिर्फ फौजी कार्रवाई के ज़रिए नहीं, एक वर्ल्ड ओपिनियन होती है, उसको भी आपने अपने हक में डेवलप करना होता है। और असल लड़ाई ही वर्ल्ड ओपिनियन की है, कि जब दुनिया की ओपिनियन आपके हक में हो जाए, तो आप 95% जंग तो जीत गए। फिर तो दुनिया आपके साथ खड़ी है। दुनिया आपके साथ उस वक्त खड़ी होगी जब पीओजेके से हम जैसे लोग, मैं ये नहीं कहता मैं, मेरे जैसे और जो भी हैं, जब वो फैसिलिटेट हों। मुझे बताओ, ये इंडिया की एम्बेसीज और इंडिया की हाई कमीशन जो है, इनका क्या फ़ायदा है? इनका क्या फ़ायदा है कि अगर मैं जाऊं किसी हाई कमीशन में और मैं उन्हें कहूं कि मैं जर्मनी में या फ्रांस में या बेल्जियम में, मैं यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रो इंडियन, उनसे मिलना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ पीओजेके का मसला। तो उनको चाहिए ना कि मुझे फैसिलिटेट करें, कहें ठीक है डॉक्टर साहब, ये लें, चाय का कप पिए, आप बैठें, अभी आपको हम सारा अरेंज करके देते हैं। ये क्या कर रहे हैं वहाँ? ये कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, इनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून नहीं है, मुझे दिखता नहीं है। इनको ये है कि शोफर के साथ गाड़ी आई है, हमारा ड्रेस ठीक है, सूट शूट बूट शूट पॉलिश है, बस ठीक है, दफ्तर में चलते हैं, वो एक शेड्यूल बना होता है कि आज आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करके उसके बाद फोन करते हैं, हाँ भाई मैं घर आ रहा हूँ, हांडी रोटी पका दो, खत्म बात। इस तरह से थोड़ी ना होता है, ये इस तरह से नहीं होता बाबू। इसके लिए जान लड़ानी पड़ेगी अपने देश के लिए। हाँ, एक नया मुल्क बनाना है हमने। तो जब माँ बच्चा पैदा करती है, कितना जोर लगाती है, कितना जोर लगाती है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। हम उसका तीसरा हिस्सा भी कह रहे हैं, अगर लगे तो
पीओजे के भारत में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान कैसे पैथेटिक कंट्री है जहां वॉर हारने के बाद फील्ड मार्शल बनाया जाता है। हाँ, इस पे बात होगी, अभी ठहर के बात होगी। पहले ये चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये आ गया जी, मुनीर का प्रमोशन हो गया है कि ये सच है। हाँ, सच तो है, हमें भी यही खबर आ रही है, जिस तरह आपको खबर आई है मीडिया के जरिए, हमें भी आई है, ट्विटर के जरिए आई है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ये वाहिद दुनिया कंट्री है जहां कोई जंग जब हार जाता है जनरल, उसको प्रमोशन हो जाती है। अयूब खान 1959 में इसको उन्होंने बनाया, ये इसने कब्जा किया पाकिस्तान पे, मार्शल लगाया और फील्ड मार्शल बन गया। 65 की जंग वो फील्ड मार्शल हार गया। अब और ये जी आपको जी मालूम है ये 1969 तक ये रूल करता रहा और 2 साल बाद बांग्लादेश बन गया। और जी हाँ, अभी इन्होंने वापस अपने आप को फील्ड ऑफ मार्शल बना दिया है। और बताया जाता है कि ये जब इंतकाल होगा उसके 2 साल बाद पीओजे के भारत के अंदर आ जाएगा। सीधी बात है। ये जंग हार चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इन्होंने अभी अपने आप को फील्ड ऑफ मार्शल बना दिया है। और जब इनका इंतकाल होगा उसके बाद पीओजे की भी भारत में आ जाएगा। ये एक तरह से हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा, ये आयु हमारी एक मेंबर हैं नेहा जैन, ये जयपुर से हैं। इन्होंने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया है। इन्होंने कहा इट्स ओनली द वे पाकिस्तान कैन सेव देयर इंसल्ट, ऑल्दो द फील्ड मार्शल हैज नो पावर एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट ही इज थ्रोन आउट रॉयली। ये बिल्कुल सही है नेहा आपकी बात कि ये हो सकता है, ये आज बात चल रही है इंडियन मीडिया पे, मुझे भी बुलाया था, तो ये कह रहे थे कि जी वो इसको अब निकाल रहे हैं, फारिग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ये एक फेस सेविंग किस्म का इसको दिया है उन्होंने, ऑनरेबल, कि आप जाएं बस, ठीक है, और इसकी जगह कोई और जो है वो बनेगा आर्मी चीफ। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये टिका रहे, ये टिका रहे फौज के अंदर तो देखिए, इसको जी एक और एक बात जो आ रही है, जो मैंने एक चैनल पे सुनी है, उसमें बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को शायद रिमूव कर सकते हैं और मरियम नवाज को शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से फील्ड मार्शल बने हैं और उसके बाद इन्होंने अपना जो कब्जा है पाकिस्तान पे कंप्लीट सुप्रीमो बनना चाहते हैं। तो ये आप देखिए, मार्शल लॉ भी इम्पोज कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल मालूम है कि शहबाज शरीफ को बलि का बकरा बना के इनको हटाया भी जा सकता है और मरियम नवाज को नया प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं। फौज तो इनके टोटली इनके कंट्रोल में। ये बात की कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रॉड, इसको लाइव को शेयर करें जी, बहुत कम हैं लोग, 250 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ तो 1000 से ऊपर होते हैं। प्लीज़ इसको शेयर करें, मुझे टाइम नहीं मिला शेयर करने का खुद भी, और ज्वाइन करें, हमारे पेड मेंबर बने, हमारे 225 मेंबर बन चुके हैं पेड। इसको हमने 500 तक लेके जाना है, तो मंथली मेंबरशिप बहुत सस्ती है, वो लें, हमें सपोर्ट करें। मैं आज भी गया हुआ था असल में माइक्रोफोन्स चेक करने, और हमारे पास लाइट्स नहीं है, ये छत की लाइट से मैं कर रहा हूँ, तो इक्विपमेंट लेना है दोस्तों। और अगर तो मैं डेलीगेशन में शामिल नहीं होता, तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैं शेयर कर लूंगा, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा था वॉर क्राइम्स, पाकिस्तान वॉर क्राइम्स। वो वॉर क्राइम्स का डॉक्यूमेंट है 8 सफ़े का, वो पब्लिश करना है हमने। वो जैसे ही हमें पैसे आते हैं हमने उसको पब्लिश करना है, और पब्लिश करके पूरे यूरोप की तकरीबन हर पार्लियामेंट में हमने उसको पहुंचाना है। वो इंग्लिश में होगा, उसके बाद हम इंग्लिश वाले को फिर लोकल मुल्कों में जब देंगे तो उनसे, जैसे स्पेन में देते हैं, तो स्पेनिश लोगों को कहेंगे कि आप हमारी हेल्प करें, इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करें। जब ट्रांसलेट हो जाएगा कहेंगे हुण इन्हू छाप भी दियो, थोड़ी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है, इसको प्रिंट भी कर दें, हमारे तो जेब खाली। तो कहने का मकसद ये कि हम इसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी पब्लिश करेंगे। इसके अंदर जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो अटैक्स किए हैं वो वॉर क्राइम्स के ज़मरे में आते हैं, और उसके हमें हेग जाना है, और हेग में पाकिस्तान के ऊपर वॉर क्राइम का मुकदमा करना है। अब ये केस जो है कोई बड़ा मुश्किल केस नहीं है, लेकिन इसके लिए एक ग्राउंड तैयार करनी है, एक नैरेटिव की ग्राउंड तैयार करनी है पूरे यूरोप में। ये नहीं है कि अचानक हम चले जाएं जी हेग में आ गए जी और वहां हमने केस कर दिया पाकिस्तान पे।
किसी को पता ही नहीं है, लोग न्यूज में देख रहे हैं और वो डिटैच हैं उससे, वो उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है कि लोगों ने वो वॉर क्राइम का डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ हो, जब वो हम मुकदमा करें मीडिया पे आए तो वो कनेक्ट कर सके, हाँ 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 हमने ये पढ़ा है, ये बंदा सही बात कर रहा है, ये मुकदमा सही है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं जो मेंबर बनने का है वो इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोई गाड़ी लेनी है या कपड़े लेने हैं या क्या लेना है, इसलिए नहीं कह रहा, इस काम के लिए। और मैंने एक वीडियो अभी तक नहीं मैंने बनाया इट्स माय फॉल्ट मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली, कि ये जो 225 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली है, ये मेंबरशिप जो है इसका इसका फायदा क्या है, उन्होंने किस चीज को ज्वाइन किया है। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के अंदर सनसनीखेज खबरें और एंटरटेनमेंट को ज्वाइन नहीं किया, एक बहुत बड़े काम को ज्वाइन किया। और वो बहुत बड़ा काम जो है मुझे कहते थे वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। मैंने कहा तो चलो ठीक है, आर्मी तो हूं ना, लड़ तो रहा हूं, चाहे वन मैन ही हूं। तो फिर वो लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता चला गया। तो प्लीज आप लोग चैनल को ज्वाइन करें, ये बड़ा जरूरी है। और ये चले गए थे, क्या हुआ आप गायब हो गए थे अचानक? एकदम से फ्लिकर हो गया था तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, पावर कोई हो गया। बात नहीं। ये देखे ना, ये भी कह रहे हैं, पोपट लाल जी कह रहे हैं, ये पोपट लाल जी, ये देखो ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ ना, ये देखो, ये हमने दिया है ना स्टेटमेंट, ये आज हमारा स्टेटमेंट छपा है, पूरे इंडिया में छपा है ये। और कि भाई हमें शामिल किया जाए उसमें, वी वांट टू गो एंड सर्व अवर कंट्री। ठीक है डॉक्टर साहब, पीओजेके में आवाज कब उठेगी? अब तो सिंध, तो पीओजेके की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ है। जब हमारी आवाज इतनी स्ट्रांग होगी कि उनको हम पे भरोसा होगा कि वाकई वो आजाद हो सकते हैं, तब वो अपनी गर्दन रखेंगे ना ग्लूटेन के नीचे, ऐसे तो नहीं कोई रख देता। तो इसलिए हमें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। ये नेहा जी को जवाब दे रहे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये भी मेंबर है हमारे, UK04 आशुतोष, ये कह रहे हैं यस नेहा जैन, यस योर व्यू इज करेक्ट, इट्स ओनली अ डेकोरेटिव पोस्ट, हियर इन इंडिया वी हैव फ्यू फील्ड मार्शल्स। ठीक हो गई देखिए नेहा जी, कह रही है। इंडिया में जो फील्ड मार्शल थे वो लेफ्टिनेंट जनरल श्याम मानेकशॉ थे और मेरे ख्याल से जनरल केसी करियप्पा थे। तो ये एक अकम्प्लिश जनरल्स थे जिन्होंने वॉर जीते हैं, अपने अक्यूमेंट से जीते भी हैं। और पाकिस्तान आर्मी जिन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो सरेंडर किए थे 1971 वॉर में, और आज मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा सरेंडर है, उसको उसको लीड किया था जनरल सैम मानेकशॉ ने। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी क्या बात थी यार, उनकी क्या बात थी। अच्छा, अब ये मुझे बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि आपको वो इस पे नजर आ रहा है सुपर चैट और क्या होता है वो गिफ्ट और वो जो होते हैं, वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि वो पिछली दफा नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको ठीक किया था। हाँ, कश्मीरी हिंदूज को भी करना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को यार, के पंडित को, कश्मीरी पंडितों को बीच में डेलीगेशन में रखो। तो ये मुझे लगता है सिर्फ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है। हम बनाएंगे अपना डेलीगेशन, उसमें कश्मीरी पंडित भी होगा, मैं खुद लीड करूंगा वो डेलीगेशन। उसके लिए जरूरी आप मेंबर बने, उसका खर्चा होता है भाई। अब इंडिया से जब हम किसी को बुलाएंगे तो उसको हम टिकट लेके देना पड़ेगा कि नहीं? वो तो चलो सही है कि यहाँ पे हम बिस्तरे बिछा लेंगे जमीन पे कि इधर ही सो जाओ, होटल का खर्चा नहीं है, बड़ा देगचा दाल का बना लेंगे, चावल का बना लेंगे, रोटी का भी मसला हम कर लेंगे, आटा गूंद के कर लेंगे। लेकिन आई नीड टू ब्रिंग दिस कश्मीरी पंडित एंड अदर पीपल ओवर फ्रॉम इंडिया इनटू यूरोप टू ज्वाइन मी, टू हैव अ सिविल सोसाइटी डेलीगेशन ऑफ दोज जो अफेक्ट हुए हैं इनसे। ये है असल चीज। तो बहरहाल, ओ हमारे एक नए मेंबर आ गए हैं, मनु जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 226 मेंबर हो गए। आई ज्वाइंट, आई लव यू टू जी, आई लव यू टू। ओए क्या बात है, जय श्री राम जी, राम राम, जय श्री राम, क्या बात है। ये देखो ना, फिर मोटिवेशनल बात करो तो लोगों के अंदर जोश उठता है ना। और मैं लड़ूंगा, मैं उमेश जी लड़ूंगा, और मैं, आप देखना
मैं आपको भी यूरोप में बुलाऊंगा। मुझे जरा पैसे इकट्ठे कर लेने दो, एक दफा पैसे इकट्ठे हो जाए हमारे पास, मैंने डेलीगेशन बनाना है और वो वॉर क्राइम वाला पंफलेट। उसके बाद उमेश जी मैं ये कहूंगा कि मेरे साथ आप मिलें और हम दोनों मिल के जो है ना एक और डॉक्यूमेंट तैयार हमें करना है, टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ना मैं उस पर काम शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लिखना है कि भाई 1947 से शुरू करें वॉर से, देखिए देखिए, आप और एक काम करते कर करते सकते हैं। जितने हुए ये नाइट सारा उसमें सारे आ जाएंगे। सुन ले बात, उसमें हाँ, ये सारा आ जाएगा। उसमें फिर मुंबई के अटैक्स भी आ जाएंगे, उसमें पार्लियामेंट के ऊपर अटैक भी आ जाएगा, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मेरा मेरा एक सुझाव है, आप इसको 10-10 साल का इंटरवल में कर दीजिए, और हमारे कोई भी अगर मेंबर जुड़ना चाहे आपके इस प्रोजेक्ट में, उनको अपना ईमेल शेयर कर दीजिए। तो इसके कारण बहुत काम हमारा जल्दी भी हो जाएगा। मेरा ये मानना है, बहुत सारे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो अगर वो कोई जुड़ना चाहता है, उनको एक 10 साल का एक पीरियड दे दीजिए। तो जैसे 2001 से 10 के बीच में क्या हुआ, किसी को 2011 से 20 के दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, डेटा कंपाइलिंग जल्दी हो जाएगा, और एक तरह से लास्ट में हम इसको एक साथ से कोलेक्ट करके इसको एक डॉक्यूमेंट जैसा रेडी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प, ललित ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, ललित पाटिल ने। ये कह रहे हैं सर महबूबा मुफ्ती मैम पाकिस्तान की लैंग्वेज क्यों बोलती है। अच्छा, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। इस स्पाइस पे भी हमने स्पाइस पे बात शुरू नहीं की। देखो ललित जी, आपको पता है कि आज क्या स्टेटमेंट छपी है महबूबा मुफ्ती की? उसकी ये स्टेटमेंट छपी है। अच्छा, उस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको वाकया सुना देता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये है कि जो सेना वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने 4,000 अपने रिटायर्ड जो सेना के लोग हैं, सैनिक हैं, आर्मी के लोग हैं, वो दिए हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि जी हम वॉलंटियर होके काम करेंगे। काम क्या करेंगे? जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी वो देंगे। जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी एडिशनल सिक्योरिटी देंगे। 4,000, राइट? आप गूगल करके चेक कर सकते हैं 4,000। अब हुआ क्या, महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया आज। उसने कहा ये 4,000 आप रिटायर्ड फौजियों को ला रहे हैं, कश्मीर में इतने बेरोजगार नौजवान हैं, इनको आपको लाना देना चाहिए, ये 4,000 की जगह 4,000 यहाँ के लोग। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा हाय हाय, रस्सी जल गई बल नहीं गया। यानी कि हमें इस वक्त क्राइसिस है पीओजेके में। हमें क्या पता, अपना जम्मू कश्मीर में हमें क्या पता कौन सा सही है कौन सा नहीं है। 4,000 बंदा इकट्ठा करें, उसमें पता लगे 100 दहशतगर्द भी आ गए, 100 लश्कर के भी बीच में आ गए। तो अभी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है महबूबा जी, आप चिंता मत करें, आप टेंशन ना लें। आप मुझे ये बताएं कि इतने सारे बेरोजगार हैं, आपके पास इतनी दौलत है, आप कब बेरोजगारी अलाउंस इन लड़कों को, इन लड़कियों को देना शुरू करेंगी? अपनी दौलत में से अपनी एक घर की दीवार में एक खिड़की बना लें कि भाई हर संडे को, या चलो आप मुस्लिम हैं तो हर जुम्मे को, जुम्मे की नमाज के बाद बेरोजगार लोग आए, मैं हर बेरोजगार को 1,000 रुपया दूंगी। ये काम तो आप नहीं कर सकती क्योंकि आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा नहीं है। हाँ, जिसने, मैंने अपना पूरा घर का सामान बेच दिया। मेरी मामा डैडी जो है ना वो आए, यूके आए, तो मैं पीछे घर में अकेला था, डॉक्टर भी था। इतना मैं परेशान था डॉक्टर बन के। लोग खुश होते हैं, मैं परेशान कि यार इतनी गुर्बत है, क्या करूं। मैं 5 बेडरूम का घर था, 5 कमरों से एसी उतार, डबल बेड, कपड़े, ये क्रॉकरी, सारा कुछ उठा के मैं ले आया, अपनी सर्जरी के बाहर, अपने क्लिनिक के बाहर रख के मैंने बेच दिया। उससे मैं दवाइयां लेके आया। मैंने कहा जब तक ये मुफ्त दवाइयां चलेंगी मैं मुफ्त दूंगा, जब तक ये स्टॉक चलेगा मैं डॉक्टरी करूंगा, जिस दिन ये स्टॉक खत्म हो गया मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। 7 जुलाई 1995 को दवाइयां खत्म हो गई। मैं अपने दोस्त के गया, ब्रिटिश पासपोर्ट मेरे पास था, मेरी यहाँ की पैदाइश है। मैंने उसको कहा मुझे लंदन का टिकट चाहिए। आगे से वो क्या कहता है, कहता तू जुलाई में जा रहा है? जुलाई तो सीजन है मच्छर का। जुलाई में तो मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, लोगों को डिसेंट्री होती है, ये तो तेरे कमाने का टाइम है। मैंने कहा फिट है मुंह तेरा। मैंने कहा तू अभी तक मुझे नहीं समझा।
मैंने कहा मैंने डॉक्टरी छोड़ दिया, मैं इल्म हासिल करना है, मेरा इल्म बहुत कम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी कौम को कैसे बचाऊं, मैं जा रहा हूं। मैं अब तब आऊंगा जब मेरे पास इल्म होगा, मेरे पास जवाब होगा इन चीजों का। वहां से मेरा रीबॉर्न सनातनी का पीरियड शुरू होता है मेरी लाइफ का। बीच बीच में मैं ये किस्से सुनाता रहता हूँ, ज़ाहिर है 66 होने वाला हूँ, तो मेरे कितने किस्से होंगे, तो वो भी मैं कहता हूँ लोगों को सुनाऊं। लोग पसंद करते हैं कि जी आप पर्सनल अपने किस्से वगैरह सुनाते हैं। तो महबूबा मुफ्ती की तो ललित जी आपको बात बता दी है, ठीक हो गया है। अच्छा, अब आप बात करना चाहते हैं ये जो है इस पे क्या नाम है, स्पाई नेटवर्क, ये क्या ड्रामा चला है भाई, ये ज्योति मल्होत्रा और ये क्या ड्रामा है भाई, इसके बारे में थोड़ा बताएं, फिर मैं बात करूंगा। देखिए, ये मोहतरमा जो है ज्योति मल्होत्रा एक तरह से ट्रैवल ब्लॉगर है। और ये कुछ आई जो ट्रैवल विद जो करके एक चैनल चलाती है। इसके 3,77,000 यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स है और 1,20,000 इंस्टाग्राम में सप्लाई फॉलोअर्स है। जी इसकी जी। जो फॉलोइंग है बहुत ही बड़ी है अगर देखा जाए तो। और बताया जाता है कि एक क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस गई थी और वो बहुत सारे हिंदू मंदिर भी गई थी। और वहाँ पे जाके इसने स्टार्टिंग में वहाँ से अपना एक बेस बनाया। फिर ये जाती है पाकिस्तान हाई कमीशन और वहाँ पे वहाँ जो हाई कमीशन में काम कर रहे हैं दानिश है उनके साथ इनका इश्क हो जाता है। बताया जाता है कि इन्होंने शादी भी की है उनसे और इनका एक बच्चा भी हुआ है जो दानिश की पहली बीवी के साथ है। और ये हनीमून के लिए उनके साथ बाली गई थी और उसने बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक किया है भारतीय फोर्सेस का इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अब वो पकड़ी गई हैं, इनका इनके साथ इनके 12 और लोग पकड़े गए हैं। तो ये आपने जैसे बताया है कि ये सिर्फ अकेली पकड़ी गई है, ऐसे कितने यूट्यूब चैनल्स जो पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सपोर्ट करते हैं, उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो टर्की में बैठे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो चाइना के बैठे हैं। और बिल्कुल। अमेरिका कितने लोगों को, अमेरिका की सीआईए भी कितने यूट्यूबर्स को पैसे दे के उनको भारत के खिलाफ कर रही है। ये सब देखने वाली बात है, भारत की जनता को अलर्ट रहने की बात है। और जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू पद्धति बना के हिंदू सारे गॉड्स को सारे मंदिरों जाके अगर आप वो जाता है और उसको फिल्म करता है, जरूरी नहीं है कि आप उनके ऊपर उनको माने। आप विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। जब आपको हाँ। लगता है कि जब आपको लगता है कि आप वो थोड़ा-सा चेंज हो रहे हैं और वो पाकिस्तान का नैरेटिव ले रहे हैं, तो इमीडिएटली एनआईए को आप सूचित कर दीजिए। तो आपका तो ये ज़रूरी है आज की डेट में कि भारत के अंदर मेरे हिसाब से जॉर्ज सोरोस का जो नेक्स्ट टूल किट होने वाला है, वो वो ये मीडिया चैनल्स को ही वो पहले मीडिया चैनल्स को पकड़ते थे, अब वो यूट्यूब चैनल्स को पकड़ेंगे। और हाँ, इस अच्छा, यहाँ पे आप बात जारी रखिएगा। यहाँ पे ये रोहित प्रतीक का मैसेज है, वो कह रहे हैं सर कभी आरजू काजमी को भी साथ में ज्वाइन करिए। देखिए आरजू काजमी जी जो है वो बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ है, और वो मेरे कई इंटरव्यू भी करती रहती हैं और पहले, और मैंने भी उनके इंटरव्यू किए। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो जंग के खतरे में है। हमारे देश की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक फैसला किया और उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जाए। बैन कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब एक मुहावरा है, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। हो सकता है कोई अच्छे जेन्युइन वाकई में अच्छे प्रो इंडियन चैनल्स हों, कॉन्टेक्ट इंडिया का बड़े दिल से बनाते हों, लेकिन इस वक्त जब हमारी सरकार ने यह कह दिया है कि यह बैन है, तो फिर बैन है। फिर दोस्ती अपनी जगह, देश अपनी जगह भाई। इसलिए मैं आरजू काजमी जी को ऐसे करके बोलता हूं कि ना मैं आरजू काजमी जी को यहाँ पे अपने शो पे बुला सकता हूं, ना जब तक उनका बैन इंडिया से नहीं उठता मैं उनको इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। ये होती है सही देशभक्ति। ये नहीं कि फोन किसी ने कर दिया, डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करना, डॉक्टर साहब फूल गए जनाब वो मेरा इंटरव्यू होना है, चलो जी चलते हैं, ऐसे चले गए कि बक बक करनी है मैंने आज।
फलां चैनल पे, सबको पता है। मुझे देख लो, जिस दिन से हमारे सरकार ने ये चैनल बैन किए हैं, किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल पे आप मेरा इंटरव्यू या तो मुझे निकाल के दिखा दो, या मैंने अगर किसी का किया हो, मैंने नहीं किया। अमजद भाई, ऊपर से इंडियन मीडिया चैनल्स वो आरजू काजमी को एज ए पैनलिस्ट बुलाते हैं अपने चैनल पे। आप ये देखिए, आप तो जाते नहीं है, अच्छी बात है, बट इंडियन मीडिया चैनल्स क्यों बुलाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमने कभी नहीं देखा कि भारत की तरफ से कोई पैनलिस्ट ARY टीवी में जाता है या जियो टीवी में जाता है या शमा टीवी में जाता है। तो आपने ये जो डिसीजन लिया है कि किसी भी पाकिस्तानी को नहीं बुलाना चाहिए, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं इसका एक तरह से समर्थन भी करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है, अगर इंडियन मीडिया चैनल्स को आ जाए तो अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर भारतीय सरकार ने आरजू काजमी को बैन किया तो कोई ना कोई रीजन से करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या रीजन है। तो मैं भी उनके शो में गया था, वो बहुत ही अच्छी लेडी भी हैं, बट अब जब यूथ के टाइम में है, आपने बरोबर बोला, इस समय कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, कौन सही है कौन गलत है हमको नहीं मालूम। और जिस हिसाब से जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है, हमें एक तरह से उनको दूरी बनाए रखने में ही बेहतर ही है। एक उनके लिए भी बेहतर है, एक हमारे लिए भी बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये द इंक पोस्ट इन्होंने कहा है जी कि आप वो रेफरल लिंक शेयर करें, तो हमने कर दिया रेफरल लिंक शेयर। यादेव जी कह रहे हैं सही है सर। हाँ सही है, क्यों नहीं सही भाई, ऐसा भी क्या है। अच्छा, ये अब आए हैं ये क्या है, माया पांडे, ये कह रही हैं सर आरजू काजमी पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, वो मीठी मीठी बात करके लोगों को। भाई मैं यहाँ पे किसी के ऊपर अपना एनालिसिस देने के लिए नहीं बैठा, सच्ची जो बात है। मनु जी थैंक यू। मैं ये नहीं कहता कि कोई सही है या कोई गलत है, ये मेरा काम नहीं है। ये इंडिया की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग, ये उसका काम है। हमारा काम ये है कि हमें बता दिया गया कि भाई ये चैनल बैन है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। उन्होंने कहा बैन, हमने कहा ठीक है बैन, क्योंकि हमें इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने देश की गवर्नमेंट के साथ अलाइन करना है। ये नहीं कि गवर्नमेंट इधर जा रही है हम इधर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये जो स्टेटमेंट आज मेरी थी ये वाली, ठीक है ना, कि भाई हमें भी शामिल किया जाए, मुझे भी शामिल किया जाए, ये फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो डेलीगेशन भेज रहे हैं आप उसमें। अब वो नहीं करते तो क्या मैं शुरू हो जाऊं कि जी बीजेपी तो ऐसी है तो बीजेपी वैसी है, मुझे क्यों शामिल नहीं किया, मैं इतना ना ना ना, मैं खामोश हो जाऊं। ठीक है, मेरा काम था ऑफर करना, ये फैसला उन्होंने करना है देखे कि इस वक्त हमें इस असलहे की जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अंतम विश्वास रख के अपने देश के ऊपर हमें काम करना है। अदरवाइज दुश्मन बहुत तेज है, दुश्मन को आप बेवकूफ और कमजोर ना समझो जी। तो ये जो स्पाइज हैं, ये भाला जी हमारे मेंबर बने थे उस दिन, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब ईगरली अवेटिंग बलूचिस्तान एज, देखते हैं जी क्या होता है बलूचिस्तान का। अच्छा, ये दुर्गेश तिवारी पता नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं यूपी। अच्छा, ये यूपी अयोध्या से हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी, वेलकम। अच्छा, ये हमारे साथ आ गए हैं इंक पोस्ट, इनको ले लेते हैं, उम्मीद है कि गालियां नहीं देंगे, बहरहाल देखते हैं जी। आपकी आवाज अब अनम्यूट करें जी। जी जय श्री राम, नमस्ते, वेलकम। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम। जी जी, आपने वो किया था, रिक्वेस्ट की थी तो मैंने आपको ले लिया है जी पहले तो अपना तारुफ करवाएं कि कहाँ से हैं आप। सर, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और ये पाकिस्तान की सीमा लगती है हमारे से 60 जी 70 बिल्कुल। 80 किलोमीटर है लगभग। अच्छा, तो क्या कहना और चाहते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की मीडिया है जो
हक क्यों नहीं दिखाती अपनी जनता को, और ऐसा नेगेटिव बना दिया जनता को, उधर की को ऐसा बोल रखा है कि भाई हम जंग जीत गए, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले जेके को जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं हैज टू गो बैक, आई हैव टू गो बैक एंड लिव इन पीओजेके ओनली आफ्टर इट इज फ्री। मैं तो एग्जाइल में हूं। अच्छा, झूठ इसलिए बोलते हैं कि अगर सच बोलेंगे तो फिर उनका, आप दें जी जवाब इसका, उमेश जी, झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे आगे हैं, झूठ पहले बोलते हैं। तो उनको अपने जनता को चूरन देने की जरूरत है कि हम जीत गए हैं, उनको बताना है कि हमने भारत को नुकसान पहुंचाया है। पर आपको मालूम है कि धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह हो चुके हैं, कैसे हमने उनके रेडार को नेस्ता नाबूद कर दिया, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनएफेक्टिव हुए हैं। तो धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को मालूम पड़ रहा है, क्योंकि पहले जैसे पाकिस्तान सरकार बात छुपा नहीं सकती है और हर जगह से रिपोर्ट्स उनको भी मिल रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रियन जो मिलिट्री एक्सपर्ट है टिम कूपर, उन्होंने भी भारत को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ये युद्ध जीत चुके हैं। आज तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कितने कैजुअलिटीज पाकिस्तान एयरफोर्स ने झेले हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम 6 एयरक्राफ्ट उनके तबाह हुए हैं, उनके बाकी भी एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 20% ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल, ये जो है आपका नाम मुझे पता नहीं है, तो द इंक पोस्ट आपने लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान अगर सच बोलना शुरू कर दे तो दुनिया में ये कहीं खड़ा हो सकता है। ये सारा काम झूठ की बुनियाद पे करते हैं। ये झूठ बोलते हैं तो फिर अपनी जनता को पहले बेवकूफ बनाते हैं, उसके बाद दुनिया को दिखाते हैं कि जी देखो हमारा तो हमने तो कुछ नहीं किया। ये वजह है इनके झूठ बोलने की। जी हाँ जी, इसका क्या मतलब है स्कोर 26-150? कोई मैच हो रहा है पीसीएल? देखिए, जी द इंक, आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे यहाँ एक सलीम वास्तिक जी है, वो बोलते हैं कि ये जो फसाद की जड़ है ना, ये कुरान है, और कुरान की आयतों का भी वो रेफरेंस देते हैं कि इनकी वजह से ही ये लोग कर रहे हैं। इनका कोई मतलब ये नहीं है कि ये पीछे से कुरान से घूम रहा है, ऐसे क्यों बोलते हैं सर। देखें, ये तो एक अलग डिबेट हो जाती है। इस वक्त तो हम ये बात कर रहे हैं 3 चीज़ों पे। एक तो ये बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उसमें हमारे पीओजेके के लोगों को शामिल किया जाए। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि ये जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पे इसको आसिम मुनीर को चढ़ाया है। और तीसरी बात हम कर रहे हैं जो जासूस है, जैसे ज्योति मल्होत्रा और बाकी लोगों को पकड़ा है। अब बीच में आपने ये सवाल किया तो इसका सिंपल इस वक्त मैं आपको जवाब दे देता हूं कि इस्लाम को इस्तेमाल किया गया है शुरू से। इस्लाम के नाम पे पहले पूरे जो अरब के कंट्रीज थे उनको तलवार के जरिए फतह किया गया। उसके बाद सिंध पे, हिंदुस्तान पे हमला किया गया। और बाकी, क्योंकि उस वक्त भी अरबों को एक सी पैक चाहिए था। सी पैक समझते हैं ना, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उनको एक सी पैक, उनको ट्रेड का रास्ता चाहिए था यूरोप तक। ऐसा रास्ता जिसके अंदर अरबों की मोनोपोली हो, अरबों की इजारादारी हो, अरबों के कंट्रोल में हो। और वो फिर एक हाथ में इस्लाम और एक हाथ में तलवार लेके इसीलिए आगे बढ़े और ये पूरा फतह करते चले गए और स्पेन तक उन्होंने कब्जा किया और अपनी मंडी जो है उस पर कब्जा किया। तो ये तो एक मोटा मोटा इसका सोशियो इकोनॉमिक पहलू है, इसका एक मुआशी और समाजी पहलू जो है, जैसे समाजवादी पार्टी समाज है तो इस तरह समाज का हवाला है। और अब इसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए,
लोगों के अंदर एक नफरत का बम पैदा किया जाता है उनके दिल में। हमारे दिल में तो मोहब्बत है ना, ऐसे छुरी मारोगे तो ऐसे प्र करके खून जो निकलेगा वो मोहब्बत का खून है। इनके दिल में छुरा मारोगे तो फट जाएगा, बम की तरह है ये, क्योंकि नफरत इतनी इनको सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है चलो तो देखो किसी कीड़ी पर या किसी चीज पर पाँव ना आ जाए, वो भी जिंदा है। इनको सिखाया जाता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको गोली मार दो। बिल्कुल ही उल्ट फर्क है ना, ये वजह। आगे और कोई सवाल है तो बताएं, ताकि हम फिर प्रोग्राम जो है उसको आगे लेके जाएं। बस थोड़ा ही टाइम रह गया हमारा। और कोई सवाल? जी इंकपॉट जी, और कोई सवाल? बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेंबर धन्यवाद बनिए, सर, हमारे आपने हमारे मेंबर जी बने, जी मेंबर जी अभी मेंबर बन बनते के हैं अभी। अपना साथ दें। हाँ, मेंबर बन के साथ दें हमारा। थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू थैंक सर, नमस्कार, राम यू, राम। नमस्कार, जय जय श्री राम। जय सिया राम। तो ये हमारे साथ देखें, अब हमारे जो देखने वाले हैं वो आके बात करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, ये इंटरेक्शन होना चाहिए। यार ये फंतू मूवीज क्या कह रहे हैं बार बार? सर पाकिस्तान को किसने मजबूर किया कि 75 साल में कि वो अब भी 1 मिलियन के लिए दूसरों पर, यार किसने मजबूर किया? उन्होंने खुद देखिए अपने आप को। देखिए 1 मिलियन नहीं है, 1 बिलियन है। उनको हाँ, 1 बिलियन 1 बिलियन। मिले थे IMF से। और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि राम राम सॉरी। अगर उनको $1 बिलियन नहीं मिलता तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो सकते थे। तो इसके लिए बिल्कुल IMF ने एक बार $1 बिलियन उनको दे दिया। वो भी कंडीशनल है। उनको उनको एक तरह से अपना डिफेंस बजट कम करना पड़ेगा। बहुत सारे कंडीशंस भी लगाए हैं। यार, मैंने आप लोगों को कहा है वो जरा चेक करके मुझे बताएं, ऊपर सुपर का वो आ रहा है, सुपर चैट, सुपर वो क्या होता है, गिफ्ट, और ये उसके आ रहा है लाइव पे कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये मायंक कह रहे हैं प्लीज रीड माय व्यू दैट आई पोस्टेड सम सेकंड्स अगो। सेकंड्स अगो किधर है? देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, आपका किधर है? नेहा जी ने हिंदी लिखी है, हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती। नहीं सर, अच्छा, लिखा है उन्होंने, नो बोला है। किस नहीं बात आ के रहा। लिए? हाँ, ये बड़ी टेंशन चल रही है, पता नहीं क्या मुसीबत है। ये मैं अपने उससे पूछूंगा तो उससे कि ये क्यों नहीं आ रहा, वरना ये है कि चलो 10-20 लोग दे देते होते। यार आप माइक जी दोबारा पोस्ट करें, मुझे मिल नहीं रही आपकी पोस्ट, ऊपर चली गई है कहीं। थैंक यू नेहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये कह रहे हैं कोई टाइम लिमिट है पाकिस्तान के सुधरने में? कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाउ पाकिस्तान का लॉन्ग? एक्सपायरी लिमिट है, एक्सपायरी लिमिट हाँ, है, 2-5 एक्सपायरी साल का हो लिमिट है। जाएगा। अच्छा, रोहित भी कह रहे हैं नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करता हूँ, ये बैक एंड से कोई गड़बड़ हुई है मेरा ख्याल है, तो इसलिए नहीं आ रहा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि मायंक जी अपना सवाल दोबारा पोस्ट करें ताकि उनका जवाब दिया जाए। उन्होंने गिला किया है तो वो उनका दूर हो। ये हमारी आज की स्टेटमेंट है जो छपी है, देखते हैं क्या होता है। इस पर आप मेरे साथ काम करें ना, वो इंफॉर्मेशन जो है वो लाइक्स कम है। हाँ, लाइक्स कम है, पता नहीं क्यों कम है। वो ना आप उमेश जी, आप गूगल से भी मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, विकिपीडिया से, गूगल से और चीज़ों से। तो उसको देखते हैं कि कैसे इसको कंपाइल किया जाए। अच्छा, ये लिखा है नेहा जी 23rd बोल मई रही है की कि हिस्टोरिक, ये क्यों 23 है? मई 23rd की मई को क्या हिस्टोरिक। होना है? 23rd मई को क्या होना है, ये भी तो बताओ। अच्छा, उमेश जी आपसे सवाल किया, हाउ डू यू ट्रम्प बिहेविंग नाउ, वी सॉ सपोर्ट पाकिस्तान इनडायरेक्टली सपोर्टिंग इंडिया। देखिए, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प को चाहिए कि उसकी लोग जय जयकार करें। ट्रम्प को चाहिए कि मागा सपोर्टर्स की बात माने, वो भारत बात माने। ट्रम्प चाहते हैं कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट सिक्योर रहें। अब देखिए, ट्रम्प ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था कि उन्होंने मध्यस्थता की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये फिर भी बाद में, सवाल आपके लिए है। और हाँ, मैं सबके ऊपर आ रहा हूँ। और आपको ये भी ये मालूम भी है आपके लिए है।
हाँ, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, क्यों हो रहा है ये सब काम। देखिए, ठीक। आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बना है, और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो करार हुआ है वो अमेरिकन फर्म हुआ है वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन का। वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन में बताया जाता है 60% जो भागीदारी है ट्रम्प की फैमिली की है, उसमें बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प की हिस्सेदारी है। स्टीव विटकॉर्फ जो ट्रम्प के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, उनका बेटा है जकारी विटकॉफ, जो उस कंपनी का सीईओ है। वो 26 अप्रैल को पाकिस्तान गया था, वहां पे वो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से मिला था, और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर वो एक क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बिनांस के फाउंडर जो एक चाइनीज है उनको भी बुलाया है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अब जो उसके टेररिस्ट के काम होंगे वो क्रिप्टो के थ्रू काम करेगा, और इसके कारण इसके ऊपर कोई फिनेंस कोई ओवरसाइट नहीं होगा किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। जो बात होती है कि पाकिस्तान को बार बार जो हम देखते हैं कि इनको हम भेज देते हैं ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, तो पाकिस्तान एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्रम्प को क्या फायदा है, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स है, और एक तरह से क्रिप्टो को इंडिया में रेगुलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं है, तो पाकिस्तान ने वर्चुअली अपना फाइनेंशियल सिस्टम ट्रम्प को बेच दिया है। सेकेंड, आपको ये मालूम होगा, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। आज भारत ने क्या किया, जो युद्ध हुए थे F-16 को उड़ा दिए, चाइनीज के JF-17 को उड़ा दिए, उनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9 को उड़ा दिया, उनकी जो BB-RAM मिसाइल्स है PL-15E उसको उड़ा दिया। इसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए की, चाइना की, टर्की की साख गिरी है, और भारत एक तरह से एमर्ज हुआ है एज अ न्यू वेपन एक्सपोर्टर। भारत के दाम सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, टेस्टेड भी होते हैं, और एक तरह से उनको उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अब भारत का जो ब्रह्मोस है उसको लेने के लिए अराउंड 17 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन ब्रह्मोस। रशिया के S-400 सिस्टम्स चलने लग गए हैं, इससे अमेरिका खफा है। अमेरिका चाहता था कि भारत उनका F-5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 ले, भारत ने मना कर दिया, और बताया जाता है कि भारत सुखोई 57 ले रहा है जो रशिया का है। अब आपने सुना होगा कि टर्की के साथ अमेरिका ने एक डील की है, उन्होंने एमराम मिसाइल बेचा है। एमराम मिसाइल यूज होता है F-16 के अंदर, F-16 के अंदर डाला जाता है, और बताया जाता है कि टर्की ये मिसाइल पाकिस्तान को देगा फ्यूचर वॉर में। तो भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए एडिशनल S-400 नहीं तो S-500 लेना पड़ेगा, ताकि वो इसको काउंटर कर सके। अब बताया जाता है कि चाइना प्रॉब्लम में, पाकिस्तान प्रॉब्लम में, टर्की प्रॉब्लम में, और यूएसए प्रॉब्लम में, चारों कंट्रीज प्रॉब्लम में है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, चारों कंट्रीज अब पाकिस्तान, अब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। यूएसए के अंदर आर्म्स आ चुके हैं, वो अरकान आर्मी को देने वाले हैं। चाइना J-10C जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बेचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान कराची से चिटागोंग बहुत सारे वेपन्स भेज चुका है। टर्की अपने ड्रोन्स की ट्रेनिंग बांग्लादेश में दे रहा है, और बताया जाता है कि भारत में कभी भी ईस्टर्न फ्रंट खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय सरकार ने रोहिंग्यास को बोल दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि इनको बाहर निकालो, 1 महीने का टाइम दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इसी के कारण जैसे आप किसी दर्शक ने बोला है कि मैंगोस को मना कर दिया है, एक तरह से अब एक और एक चीज कर दिया इन्होंने कि अगर कोई भी भारतीय अमेरिका से भारत पैसे भेजेगा, रेमिटेंसेस बोलते हैं, तो उसके ऊपर उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। भारत को एक साल में $130 बिलियन बाहर से आते हैं। अब क्या होता है कि अगर अमेरिका टैक्स लगा देता है 5%, तो वो कभी भी 5 का 10 भी कर सकता है, और अमेरिका जब 5% लगाता है टैक्स, तो उसको यूके भी कर सकता है, मिडिल ईस्ट भी कर सकता है। तो भारत को पनिश करना चाहता है ट्रम्प एट एनी कॉस्ट। तो अब जो बोलते हैं, मेरे को तो ये लगता है कि ट्रम्प इज नो मोर, इट इज लाइक अ मौलाना ट्रम्प हो चुके हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी, जो व्हाइट हाउस की एडवाइजरी बोर्ड होती है, रिलीजियस एडवाइजरी बोर्ड में, उसमें उन्होंने 2 लश्कर-ए-तोयबा जो जिहादियों को इंक्लूड कर दिया। तो ट्रम्प का एक ही चीज है, आप ट्रम्प के गुणगान करिए, जैसे शहबाज शरीफ ने किया है। वो तो उन्होंने तो बोल ही दिया कि शहबाज शरीफ ने कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज देना पड़ेगा। तो ये चीज आप देख लीजिए, आगे जाके ये काम होने वाला है। बहुत ही एक तकलीफ की स्थिति आने वाली है भारत के ऊपर, तो सब लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। मैं इतना ही बोलता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये द इंक पॉट जो अभी हमारे साथ लाइव आए थे, उन्होंने
मेंबरशिप ली है वो जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 227 हमारे मेंबर हो चुके हैं, 500 हमें मेंबर चाहिए। ये किसी ने लिखा है मिर्जा बास्टर्ड, इनको बैन कर देते हैं क्योंकि हमें गालियां खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। वो आप मुझे कह रहे हैं अपने चैनल पे कैसे बुला सकते हैं, आप बुलाएं, मेरे YouTube चैनल पे मुझे मैसेज करें, बुलाएं। अच्छा, अब ये सवाल ललित ने किया है कि जी अहमदियों को, सर ज़फ़रुल्लाह खान पहले फॉरेन मिनिस्टर थे और यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव भी थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो अहमदियों के क्यों इतने खिलाफ हो गया पाकिस्तान? भाई अहमदियों को इन्होंने बनाया स्केप गोट, जैसे हिटलर ने स्केप गोट बनाया था जूस को। जो काम पाकिस्तान में गवर्नमेंट करती है उल्ट हो जाता है, वो कहते हैं ये अहमदियों की वजह से हुआ है, क्योंकि अहमदी जो है वो सीक्रेट वॉर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ। और ये ऐसी जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स होती हैं उनको स्केप गोट के लिए कम्युनिटीज चाहिए होती हैं जिनको वो स्केप गोट बनाते हैं, समझे कि नहीं? तो ये वजह है इसकी। ठीक है जी, 1 घंटा हो गया हमारा आज का, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नए मेंबर मनु और दी इंपोर्ट आज हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जुड़े रहें हमारे साथ प्लीज। हाँ जी, जय श्री राम। इसको शेयर करें, लाइक करें, मेंबर बने, यही कहूँगा। मिलते हैं अगले ब्रॉड में कल। थैंक यू वेरी मच।